प्यारे साथियों, वेलकम। राधा स्वामी एकेडमी में आपका स्वागत है। कल की क्लास देखो थोड़ा सा बीच में रह गई थी। हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग होता है कि किसी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर का आना। देखो दो ऐसे ग्राफ होते हैं। एक तो होता है, मान लो कि आपके पास फंक्शन आ गया y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 2। इसका मीनिंग पावर तो क्या है, कांस्टेंट, और बेस क्या है, वेरिएबल। यानी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओगे। जैसे आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी वैल्यू कहाँ पे पुट कर रहे हो, आप इस बेस में पुट कर रहे हो। दूसरा क्या हो सकता है, y इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब की बार क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी बेस तो सेम 2 रहेगा और पावर क्या होती जाएगी 1, 2, 3, 4। कि एक में बेस कांस्टेंट होता है और पावर वेरिएबल होती है, एक में पावर कांस्टेंट होती है और बेस वेरिएबल होता है, इस तरीके से। तो इसके तो ग्राफ आपने देख लिए थे। जैसे y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 है तो ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे आपने पावर 2 लगा दी, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2, इसका क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। और बाकी की आपको जरूरी नहीं है, इस तरीके का कोई फॉर्मूला आएगा नहीं जिसमें इस तरीके का ग्राफ बनाना पड़े। ठीक है, तो यह तक आपने पढ़ लिया। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको एक बार समझो आप अच्छे से, फिर वापस उस एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ के ऊपर आएंगे। जैसे y इक्वल्स टू आ गया 2 रेज टू पावर x। अब देखो ग्राफ कभी भी बनाना है तो सिंपल सा तरीका क्या है, ऑर्डर्ड पेयर इसके बना लो आप इस तरीके से। जैसे ये है x, या ये x मान लो और ये y। x की वैल्यू आप 0 पुट करो, कितनी पुट करो, 0। तो y कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 0। 2 रेज टू पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। x जैसे 1 पुट करोगे 2 की पावर 1, यानी कितना आ जाएगा 2। x की पावर 2 पुट करोगे, 2 का 2 स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4। ये 3 करोगे कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8। ये 4 पुट करोगे ये आ जाएगा 16। ये 5 पुट करोगे कितना आ जाएगा 32। यानी x में आप देखो ध्यान से देखना, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0। जैसे आपने x 0 पुट किया, y कम से कम यहाँ पे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इस जगह इस वाली लाइन पे ये y की वैल्यू आ गई। उसके बाद में जैसे आपने x 1 पुट किया तो y देखो 1, 2, 2 पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने x 3 पुट किया तो y देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे आ गया। एकदम से बढ़ गया, है क्या हो गया, एकदम से बढ़ गया। 8 आ गया, 4 पुट की, ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये ऐसे पॉइंट मिल जाएगा। ये ग्राफ क्या हो जाएगा, अचानक से ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऊपर बढ़ जाएगा, ये ग्राफ बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी एकदम से x की वैल्यू कम बढ़ रही है, y की वैल्यू अचानक से बढ़ती जा रही है। तो अचानक से जब भी वैल्यू बढ़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। जिस तरीके से, और मान लो कि यहाँ पे ये माइनस कर दे तो 2 की पावर माइनस x कर दे तो जैसे आपने 0 पुट किया, 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 1/2, 2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। क्यों, क्योंकि ये बनेगा 1/2 की पावर x। जैसे 0 पुट किया 1/1, 1 पुट किया 1/2, 2 पुट किया 4 और 1/4, 3 पुट किया 8, 1/8, इस तरीके से बनता जाएगा। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखो सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट की, ये 1 आ गया, मान लो यहाँ पे 1 है। फिर जैसे 1 पुट किया x से तो ये 1 से 2 ऑफ हो गया, यानी वैल्यू थोड़ी नीचे आ गई, आप पे आ गई। जैसे 2 पुट किया वैल्यू और ऑफ हो गई, 3 पुट किया और कम हो गई, 4 पुट किया और कम हो गई, 5 पुट किया और कम हो गई। ये कम होती जाएगी लेकिन कभी भी यहाँ पे टच नहीं करेगी। ये ग्राफ ऐसे चलेगा और इस तरीके से चलता जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा, यानी कभी भी टच नहीं करेगा, ऐसे आएगा और चलता ही जाएगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो इस ग्राफ का फॉर्मूला। यदि y इक्वल्स टू a की पावर x, a की पावर x का मीनिंग क्या है, कोई भी कांस्टेंट और उसकी पावर x, यदि ऐसा आ जाए, और दूसरा ग्राफ आ जाए y इक्वल्स टू a की पावर माइनस x, इस तरीके से दो ग्राफ आ जाए तो ये तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा इस तरीके से। और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। कौन सा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया और ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। अब जैसे आपने
ई की पावर एक्स कर दिया तब भी तो एक ही बात है भी, जैसे ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, तो ऐसे इसकी वैल्यू भी तो कुछ भी हो सकती है। 1 तो नहीं होगी, चलो 1 तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि 1 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, 1 नहीं होगी, ठीक है। अब ई की वैल्यू 2.7 है तो 2.7 रख दो, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। जैसे आपने वैल्यू रख दी पाई की पावर एक्स, तब भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू रख दी पाई की पावर ही बनेगा, यानी किसी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए ग्राफ इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल बनेगा, कांस्टेंट के ऊपर माइनस का वेरिएबल आ जाए एक्सपोनेंशियल बनेगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना उनके ग्राफ, जैसे एक तो आता है y इक्वल्स टू, जो आता है उसी का पढ़ेंगे, डिटेल सारा नहीं पढ़ेंगे अभी, y इक्वल्स टू साइन एक्स। दूसरा आता है y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तीसरा आता है y इक्वल्स टू कोस एक्स। और चौथा आता है y इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स। ये 4 ग्राफ और देखने हैं, टेन का, सेक का, कोट का इनकी जरूरी नहीं है। जो साइन का ग्राफ होता है ना, साइन का ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे चलता है इस तरीके से, और ये वैल्यू होता है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस का 1, और ये जो मिनिमम वैल्यू ये टच हो रही है ये क्या होती है? माइनस का 1। यानी y -1 से लेके +1 के बीच में वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा होता है, साइन थीटा आपने टेबल में देखा होगा, एक टेबल करवाई थी मैंने 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, उसमें साइन की वैल्यू क्या आई थी? उसमें साइन की वैल्यू आई थी, उसमें साइन की वैल्यू आई थी 0 से लेके 1 के बीच में। और साइन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे एंगल में, तो इसकी वैल्यू है ना वो कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी प्लस होगी, कभी माइनस होगी। लेकिन इतना कंफर्म है कि -1 से लेके कहां तक जाएगी? 1 +1 के बीच में रहेगी। +1 से ज्यादा नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती। तो ग्राफ देखो धीरे धीरे बढ़ेगा, +1 तक जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होगा, 0 पे आएगा, फिर धीरे धीरे और बढ़ेगा डाउनवर्ड, -1 तक जाएगा, फिर वापस बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा 0 पे, फिर 1, फिर 0, फिर -1 1 0, इस तरीके से ग्राफ चलता ही जाएगा। अब देखो इस ग्राफ में, इस ग्राफ में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ y की वैल्यू तो वही है, लेकिन आगे माइनस लगा दिया। माइनस लगाने का मीनिंग जो वैल्यू इसकी प्लस है वो माइनस में चली जाएगी, माइनस है वो प्लस में। यानी ग्राफ है ऊपर से शुरू हो रहा था, अब ये ग्राफ नीचे से ऐसे शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से शुरू हो जाएगा। ये क्या है? y, और ये क्या है? x। थोड़ा ही फर्क है बस, ठीक है, ये थोड़ा ही फर्क है। यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हो, यहाँ पे x कितना होता है? π/2, π/2 यानी 90 डिग्री। यहाँ पे कितना होता है? पाई यानी 180 डिग्री। यहाँ पे कितना होता है? 3π/2 यानी 270 डिग्री। और यहाँ पे कितना होता है? 360 डिग्री। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ बन गया, उसके बाद में ये रिपीट ही तो हो रहा है ऐसे, 60 के बाद में एंगल रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। 360 तक तो ग्राफ ऐसे चलेगा, और 360 के बाद में एंगल रिपीट होगा तो ग्राफ भी रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 180, ये कितना? 360। अब इसके बाद में ये ग्राफ है ना यहाँ से आगे ये इस तरीके से आगे रिपीट होता जाएगा। कोस में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि जैसे इक्वल्स टू साइन एक्स है और एक है y इक्वल्स टू कोस एक्स। साइन की x की वैल्यू आप 0 रख दो तो ये कितना आ जाएगा? साइन 0 0 आ जाएगा। और कोस में x की वैल्यू 0 रख दो तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। साइन में x की वैल्यू 90 रख दो तो कितना आ जाएगा? वैल्यू रख दो कितना आ जाएगा? 0। यानी इतना इससे अंतर है, जहां पे साइन 0 होता है वहां पे कोस 1 होता है, जहां पे कोस 1 होता है वहां पे साइन 0 होता है। तो इस ग्राफ क्या हो जाएगा? उसको 0 बना दो, जहां पे कोस 0 दिख रहा है, सॉरी साइन 0 दिख रहा है वहां पे तो उसको 1 बना दो, और साइन जहां पे 1 दिख रहा है वहां पे 0 बना दो। जैसे ये वैल्यू 0 है तो मैं इसको क्या बना देता हूं? 1 बना देता हूं। और ये वैल्यू 90 तक आते आते 1 होगी तो इसको क्या बना देना है? 0, ठीक है ना। इस तरीके से कोई फर्क नहीं है, बस ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ का आधा पार्ट यहाँ खिसक जाएगा, यानी ये लाइन ना यहाँ पे आ जाएगी और कुछ नहीं होगा, बस यहाँ से शुरू हो जाएगा ग्राफ, इतना ही तो शुरू होगा और कोई अंतर नहीं आएगा। यानी जहां पे साइन 0 है उस जगह कोस 1 हो जाएगा, और जहां पे साइन 1 है वहां पे कोस 0 हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। ग्राफ थोड़ा सा आगे से शुरू हो जाएगा, ये यहां से शुरू होता है, ये यहां से शुरू हो जाएगा कोस का, बस। और माइनस कोस का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे?
ये उल्टा हो जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का साइन एक्स, ये माइनस का साइन एक्स, ये प्लस का कोस एक्स, माइनस का कोस। तो इस तरीके से आपने कितने ग्राफ सीख लिए अभी? एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ सीख लिए। एक ग्राफ और आता है, जैसे y इक्वल्स टू आ गया मोड x आ गया। क्या आ गया? मोड x। मोड x का मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर जो भी x की वैल्यू है ना, वो या तो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, लेकिन आंसर हमेशा इसका क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। यानी x सही आप माइनस का मान लो और सही प्लस का मान लो, बाहर क्या निकलेगा? पॉजिटिव ही निकलेगा। जैसे y इक्वल्स टू माइनस का 2 है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2। y इक्वल्स टू प्लस का 2 है तब भी क्या रहेगा? प्लस। यानी इसके माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू लिखा जाएगा, साइन नहीं लिखा जाएगा। जैसे y इक्वल्स टू आ गया माइनस का 20 तो मोड लगाओगे जिसका मीनिंग आंसर क्या हो जाएगा? प्लस का 20। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग यही तो हुआ ना कि y इक्वल्स टू या तो हो जाएगा प्लस का x या फिर हो जाएगा माइनस का x। अब आप x की वैल्यू चाहिए प्लस की पुट कर दो, y तब भी क्या आएगा? प्लस। और आप चाहिए x की वैल्यू प्लस आएगा। और देखो यहाँ पे पावर क्या है? y की 1 और x की पावर भी 1, तो बनेगा तो कैसा? स्ट्रेट ग्राफ। और ये भी कैसा बनेगा? स्ट्रेट। x की वैल्यू प्लस लेते जाओ तो y क्या होता जाएगा? प्लस। x की वैल्यू माइनस लेते जाओ y क्या होता जाएगा? माइनस। ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। वैल्यू आप माइनस में लेते जा रहे हो, माइनस का x है तो ये ग्राफ कहां पे आएगा? प्लस का y आएगा, ये y है। और y की वैल्यू आप x लेते जा रहे हो, सॉरी x की वैल्यू पॉजिटिव लेते जा रहे हो तब भी y क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये आ जाएगा प्लस का x, प्लस का x आ जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है कि ये हमने लगभग सारे ग्राफ क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स में। डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, जहां पे h और m क्या होते हैं? कांस्टेंट। और जो भी कांस्टेंट होते हैं उसको आप ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट को सभी को प्रोपोर्शनल में भेज सकते हो। ये क्या बन जाएगा? लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी हो गया। यानी लैम्डा किसकी जगह आया है? y की जगह। प्रोपोर्शनल की जगह प्रोपोर्शनल, और v की जगह कौन आया है? x। यानी y की पावर 1 और x की पावर 1, और दोनों रेसिप्रोकल में आ रखे, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। कैसे? इस ग्राफ का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे आएगा, यानी ये गैप कम हो जाएगा, ये ग्राफ इसको टच करते हुए जाएगा इस तरीके से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके से बन जाएगा। यानी यहाँ पे x की जगह कौन आ जाएगा? वेलोसिटी v, और यहाँ पे y की जगह कौन आ जाएगा? वेवलेंथ लैम्डा आ जाएगा। वेवलेंथ लैम्डा आ जाएगा। कैसे पता लगा भाई? इसको आपने देखो, ये कांस्टेंट है, आप कहोगे हमें तो नहीं पता, पता लग जाएगा। जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे सब पता लग जाएगा आपको। तो ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे आप? लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। वी की जगह x की जगह है और लैम्डा y की जगह है, तो क्या आ जाएगा? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। ये आ जाएगा लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v। इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। मैंने कहा था कि जब y की पावर 1 हो और इसकी पावर क्या हो? n हो, तो क्या बनेगा? हाइपरबोला। और दोनों की पावर देखो, इसकी n क्या हो जाए? 1, तो ये क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कल वाली क्लास में मैंने बताया था आपको। और क्वेश्चन देखो, जैसे ये आ जाए आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है ना, वो क्या होती है? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। और आइडियल गैस इक्वेशन का आपसे ग्राफ बनवा ले पी और वी के बीच में। किसके बीच में? पी और वी के बीच में, जहां पे पी क्या है? प्रेशर। पी क्या है? प्रेशर।
अब आप कहोगे सर ये नए नए फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं? ये तो सिर्फ एक सिखाने के लिए, जैसे चैप्टर में आएंगे उनको डिटेल से पढ़ेंगे, पी क्या होता है, वी क्या होता है, ऐसा ही क्यों होता है, ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों बना, ठीक है, तो सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार तो मैं सिर्फ ग्राफ बनाना बता रहा हूँ, और ग्राफ कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये हर एक चैप्टर में जो भी आप इक्वेशन पढ़ते हो उसका ग्राफ बनाना पूछता है, इसलिए आपको नए नए इक्वेशन करवाने पड़ते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वी क्या है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मोल यानी संख्या। आर क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। यदि आपको बोला जाए कि पीवी के अंदर ग्राफ बनाओ और जो टेम्परेचर है ना उसको क्या रखना है? कांस्टेंट। क्या रखना है? कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। देखो ये क्या बन जाएगा? P इक्वल्स टू एन बी कॉन्स्टेंट, आर बी कॉन्स्टेंट और टी बी कॉन्स्टेंट। इसका मीनिंग ये सारा क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? कॉन्स्टेंट अपॉन में V, ऐसा लिख सकते हैं। और जैसे देखो कांस्टेंट और इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। जैसे प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल आएगा और साथ में कौन आएगा? कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट और इक्वल को आप मर्ज करोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? कि इक्वल नहीं है, लेकिन जैसे आपने लिखा 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, तब तो आप क्या लगाओगे? इक्वल, क्योंकि ये बराबर है। लेकिन मैंने लिखा कि जैसे 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8। अब देखो ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन एक पैटर्न है ना इसमें कि ये इसका क्या है? डबल। ये इसका क्या है? डबल। अरे 4 2 का डबल है, ये 8 4 का डबल है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 2। इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 अपॉन 2 इंटू 4। इस 4 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 अपॉन 2 इंटू में 8। यानी हर बार क्या किया? ये कांस्टेंट एक नियम पे काम करता है। नियम क्या है? कि यहाँ सॉरी प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का नहीं होता कि इक्वल तभी बनेगा जब आप इसको किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि एकदम इक्वल आ जाए। तो अभी तो ये इक्वल जैसा है, इक्वल नहीं है। जैसे आपने इक्वल किया तो बराबर आना चाहिए, तो आपने क्या कर दिया? इसको आपसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? 1। तो 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई आपसे, तो ये कितना बन जाएगा? 2। इसको आपसे कर दिया, कितना बन जाएगा? 4। यानी ये प्रोपोर्शनल एक इक्वल जैसा ही साइन होता है, और लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता। एग्जैक्ट इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसी संख्या से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसा नहीं सारों में नंबर सेम रहना। यदि आप एक नियम पे काम कर रहे हो, यदि सारा ये रूल एक ही है, तो कांस्टेंट भी सभी में एक ही आएगा। यदि आपने कांस्टेंट और इक्वल को मिलाया तो प्रोपोर्शनल बन जाएगा, और प्रोपोर्शनल को यदि हटाया तो इक्वल और कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट और इक्वल को आपने मिलाया तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनल बन गया, 1 अपॉन वी बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 अपॉन वी है, किस जैसी फीलिंग दे रहा है आपको? ये पावर 1, ये पावर 1, दोनों क्या? रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल जब भी होता है तो कौन सा फॉर्मूला बनता है? हाइपरबोला बनता है। और हाइपरबोला भी कौन सा बनेगा? ये पावर इसकी n है या 1 है? 1 है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ बन जाएगा, ये आ जाएगा प्रेशर P बन जाएगा, ठीक है ना। ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x के जैसा लग रहा है, इसलिए ग्राफ इसका ये बन जाएगा। तो आया आराम से आपको ग्राफ समझ में? कौन सा? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला कंप्लीट हुआ। अब देखो और कौन सा एग्जांपल देखे? चलो और देख लो एक एग्जांपल, जैसे एक्सपोनेंशियल वाला देख लो। जैसे किसी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है ना Q, वो क्या होता है? Q नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन में आर सी होता है। ये एक चार्ज का फॉर्मूला है जहां पे Q नॉट क्या है? इनिशियल चार्ज, स्टार्टिंग में चार्ज जो फिक्स रहने वाला है। यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, फिक्स है। C क्या है? फिक्स है। लेकिन ये T क्या है? वेरिएबल है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? कि E Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ई रेस टू पावर माइनस एक्स, यानी ये सारा मिला के एक वेरिएबल की तरह ही तो काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस एक्स जैसा बोल सकते हो ना आप, ऐसा ही तो बन रहा है। देखो q इक्वल्स टू q की जगह y, q नोट की जगह क्या रख दिया आपने, इन दोनों को आपने किस में भेज दिया, प्रोपोर्शनल में भेज दिया। मैंने कहा था ना कि कांस्टेंट और इक्वल को प्रोपोर्शनल में भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल बन गया, और ये क्या किसके जैसा, ये माइनस की जगह माइनस, और ये t है, जैसे जैसे t चेंज होगा तो वेरिएबल की तरह काम करेगा। इसका क्या फर्क पड़ेगा भाई, इससे कांस्टेंट होने से और ये वेरिएबल होने से, तो लास्ट में आना तो वेरिएबल ही है, ऐसा तो है नहीं कि ये कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे t चेंज होगा चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो इसके लिए मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, वेरिएबल मान लिया माइनस एक्स। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोला में फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है उसमें ग्राफ है ना ऊपर भी अनटच्ड होगा, कहीं टच नहीं करेगा, और यहाँ पे भी कहीं टच नहीं करेगा। और एक्सपोनेंशियल पे खास बात ये होती है कि यहाँ पे टच जरूर करेगा, कहीं ना कहीं से कट करते हुए आएगा, दोनों तरफ टच नहीं करेगा। ये इतना अंतर है इन दोनों के अंदर, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा इस बात का कि कौन सा है। कई बार मान लो कि ग्राफ सीधा पूछ ले, ऐसे पता रखा है और आपको फॉर्मूला दे दिया एक्सपोनेंशियल का, तो ग्राफ इसको टिक करने के बजाय आप कौन सा टिक करोगे, ये टिक करोगे। एक्सपोनेंशियल में कहीं ना कहीं कट जरूर करेगा वाई एक्सिस को, ठीक है, कहीं ना कहीं कट जरूर करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए, हैव ए गुड डे।